अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट का एक फैसला आया है और इस फैसले ने एक बार फिर से नेपोटिज्म को वैलिडेट करने की कोशिश की है। मामला क्या है, विस्तार से आपको हम बताएंगे, क्योंकि ये जनता की अदालत है और हम हर बार इस जनता की अदालत में उन केसेस को रखते हैं जो कोर्ट के द्वारा मनमाने ढंग से डिसाइड कर दिए जाते हैं। मामला है सुप्रीम कोर्ट के एक जज प्रशांत कुमार मिश्रा के बेटे से रिलेटेड। ये जो जज साहब हैं, इनका भी जब सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन हुआ था तो उस पर विवाद हुए थे। इनसे एक जज थे जो 3 साल सीनियर थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, उनको बाईपास करके इन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, क्योंकि इनके एक रिश्तेदार पहले से सुप्रीम कोर्ट में थे। पीके मिश्रा जी के बेटे हैं पद्मेश मिश्रा। इनको राजस्थान सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पैनल लॉयर के तौर पर अपॉइंट किया था, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस था वो करीब 5 साल का था लॉयर के तौर पर। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उसको बदल दिया गया और इन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कहा जाता है। जैसे केंद्र सरकार में सॉलिसिटर जनरल होता है, उसी तरीके से राज्यों के अंदर एडवोकेट जनरल्स होते हैं। उनकी सहायता के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं। और राजस्थान सरकार का एक 2018 का फैसला था जिसमें यह कहा गया था कि जो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल्स नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए कम से कम 10 साल का वकील के तौर पर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेकिन पद्मेश मिश्रा का एक्सपीरियंस केवल 5 साल का था, जो कि पैनल के लिए नियुक्ति के लिए पर्याप्त था, लेकिन एडिशनल एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट के कुछ वकीलों ने, जो कि ऐसी योग्यता रखते थे, राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी और ये याचिका थी को वारंटो की, यानी कि अधिकार परीक्षा की। ये तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति अनाधिकृत तौर पर काम करने लगता है या अपॉइंट हो जाता है। इस याचिका को खारिज कर दिया था सिंगल जज की एक बेंच ने। उन वकीलों ने फिर से याचिका लगाई और इस बार 2 जजों की बेंच ने इसको डिसाइड किया और फिर से वही डिसीजन दिया कि राज्य सरकार किसी भी नियम को अपने हिसाब से बदलने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि जो लॉ ऑफिसर होते हैं वो राज्य सरकार के क्षेत्र में आते हैं और वो किसी को भी उसकी योग्यता के आधार पर अपॉइंट कर सकते हैं। यहां यह भी कहा गया कि आर्ट ऑफ एडवोकेसी, यानी कि वकालत करने की जो कला है, उसके लिए एक्सपीरियंस का कोई मायना नहीं है। अब आप इस खेल को समझिए। पहले एक रिश्तेदार के होने की वजह से पीके मिश्रा को एक दूसरे सीनियर जज को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है। बाद में उनके बेटे को 5 साल के एक्सपीरियंस के दम पर एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिया जाता है। ये वो खेल है जो नेपोटिज्म का इस देश में लगातार जारी है। नेपोटिज्म केवल सीधे रिश्तेदारों तक सीमित नहीं है, इसमें चेले चपाटे भी शामिल होते हैं। जो बड़े वकील होते हैं उनका एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि गिरोह होता है। उस गिरोह में तमाम नेताओं के रिश्तेदारों को रखा जाता है, तमाम बड़े वकीलों जजों के रिश्तेदारों को जूनियर के तौर पर वहां ट्रेनिंग दी जाती है और वो उनको सिखाते हैं सारे दांवपेच। बाद में उन्हीं में से सबसे पहले इन लोगों को गवर्नमेंट प्लीडर के तौर पर नियुक्त किया जाता है, क्योंकि वहां सैलरी भी मिलती है, काम कुछ करना नहीं पड़ता। बाद में इनको पैनल में रखा जाता है और फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल बना दिया जाता है। ये सीढ़ियां होती है किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज तक पहुंचाने की। कई बार ऐसा नहीं भी होता है और डायरेक्ट जो मेंटरशिप में वकील होते हैं उनको सीधे हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ज्यादातर राज्य सरकारों में जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं या एडवोकेट जनरल हैं,
उनमें मोर देन 70% उन्हीं के रिश्तेदार बैठे हुए हैं। या फिर इन लोगों को जब सीनियर एडवोकेट की पदवी दी जाती है तब भी इसी तरीके का फैसला लिया जाता है। अब सवाल यह भी उठता है कि एक तरफ पीके मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर बैठे हुए हैं, उन्हीं का बेटा क्या उनकी अदालत में एक वकील के तौर पर पैरवी कर सकता है? इसको लेकर एक परंपरा है कि जिस कोर्ट में कोई रिश्तेदार बैठा है उसमें वो वकालत नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे जजों के सामने वो वकालत कर सकता है। इसको अगर कहा जाए तो दूसरे टर्म में अंकल जज सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि एक जज का रिश्तेदार दूसरे जज की अदालत में है और दूसरे जज का रिश्तेदार दूसरे जज की अदालत में है, और इस तरीके से उनकी जो जुगलबंदी है वो आसानी से चलती रहती है। अब जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आज अगर सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों की बात की जाए तो उसमें से 20 जज उस नेपोटिज्म से संबंधित हैं जिसकी हम चर्चा बार बार करते रहते हैं। या तो वो डायरेक्टली जजों के रिश्तेदार हैं, या फिर वो बड़े वकीलों, नेताओं, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स या गवर्नर्स, इसी तरीके के रसूखदार पदों पर रहे हुए लोगों के बेटा बेटी हैं, या फिर वो कुछ बड़े वकीलों की मेंटरशिप में काम कर चुके हैं। और इसको किस निर्लज्जता के साथ में डिफेंड किया जाता है वो आप पूर्व सीजेआई बी.आर. गवई के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब बी.आर. गवई से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या बुराई है, जब नेता का बेटा नेता बन सकता है तो जज का बेटा या रिश्तेदार जज क्यों नहीं बन सकता? अब आप सोचिए कि ये तो एक तरह से चोरी और ऊपर से सीना जोरी जैसी स्थिति बन गई है। इसको लेकर एक सीनियर एडवोकेट हैं जस्टिस, जो इस पूरे इनजस्टिस सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहते हैं, मैथ्यूज नेंदुपारा, वो बार बार इस चीज को उजागर करते हैं, कई सारी याचिकाएं लगा चुके हैं। और अभी जब विदेशी सीजेआई देश में आए थे तो उन्होंने एक बड़ी भारी चाल चलते हुए सीजेआई के सामने एक याचिका लगा दी कि इस याचिका जो थी कॉलेजियम सिस्टम और एनजेसी के ऊपर थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत भड़क गए और उन्होंने जब देखा कि बाकी के जजों को अंग्रेजी तो आती है, हिंदी नहीं आती, तो उन्होंने फिर हिंदी में उनसे कहा कि हम जानते हैं आप ये सब नाटक क्यों कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि बाद में इसको देखेंगे। तो नेंदुपारा ने कहा कि मैं केरला से आता हूं, मुझे हिंदी नहीं आती, आप अंग्रेजी में बताइए। तब मजबूर होकर जस्टिस सूर्यकांत को याचिका को आगे सुनवाई के लिए लेना पड़ा, लेकिन याचिका पर सुनवाई क्या होगी ये भी पहले से पता है। एक बार फिर से नेंदुपारा की याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। अब ये चल क्यों रहा है? पहले जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते थे वो पूरी तरीके से कांग्रेस सरकारों के हाथ में थे, लेकिन जैसे ही 90 के दशक में कांग्रेस की सरकारें कमजोर हुई, कांग्रेस को ऐसा लगा कि अब सरकार पर उसका नियंत्रण पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, कांग्रेस की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने एक चाल चली और थर्ड जजेस केस के माध्यम से, सेकंड जजेस केस के माध्यम से इस देश में इनडायरेक्टली कंट्रोल उन्होंने हासिल कर दिया जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम बनाकर। ये जितने अपॉइंटमेंट्स हैं उसी कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हो रहे हैं। और अब बड़ी आसानी से जब भी कोई ऐसा मामला आता है कि किसी जज के रिश्तेदार को, किसी नेता के रिश्तेदार को, जो नेता है वो कांग्रेस या कम्युनिस्ट नेता होना चाहिए, अगर बीजेपी से कोई है तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और अनैतिकता की हद तक चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों करीब 3-4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जज रिटायर हुई और उन जज साहिबा के रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फेयरवेल पार्टी तक नहीं दी थी, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था कि वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ उनके संबंध रहे हैं। जबकि वो जो जज साहिबा थी वो इतनी ज्यादा ईमानदार थी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था उसमें उन्हें सबसे गरीब कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जज रहने के बावजूद उनकी टोटल संपत्ति 2 करोड़ रुपए से भी कम बैठती थी। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में 150 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले जज भी बैठे हुए हैं। हालांकि उनके पास
एक बचाव है कि उन्होंने वकील के तौर पर काम किया है और वकील की आमदनी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, ये सबको पता है। सिब्बल ने अपनी संपत्ति 500 करोड़ रुपए से ज्यादा घोषित कर रखी है। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी है जिसने अपनी संपत्ति को हजारों करोड़ रुपए में घोषित कर रखा है। तो ये है वकीलों और जजों का खेल, जिसकी वजह से होता यह है कि जो ज्यादा तेज तर्रार लोग होते हैं वो वकील बन जाते हैं और जो थोड़े फिसड्डी टाइप के होते हैं उन्हें वकील के बाद में हाई कोर्ट में जज बनाकर भेज दिया जाता है। यशवंत वर्मा इसका उदाहरण है। यशवंत वर्मा कोई बड़ा अच्छा वकील नहीं था। ज्यादातर जो वकील से जज बने हुए लोग होते हैं उनके दो ही योग्यताएं होती हैं, या तो वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस मेंटेलिटी से संबंधित रहे हों, या फिर किसी मेंटरशिप या इस पूरे का पूरा जो समूह है जो कॉलेजियम को नियंत्रित करता है बाहर से, उससे उनकी कोई साठगांठ हो। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये सब चल कैसे रहा है। सरकार इसके खिलाफ है, सरकार इसको स्वीकार नहीं करती है, लेकिन सरकार इस समय संसद में बहुमत भी नहीं रखती है। संसद में एनजेसी जैसे कानून को दोबारा पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है और उसके अलावा राज्यों की आधे से ज्यादा सरकारों द्वारा उसका रेटिफिकेशन जरूरी है। तो ये चीज आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी जानते हैं, विपक्ष भी जानता है। फिर आता है जनता का सवाल। वास्तव में इस देश की जो जनता है वही देश की संप्रभु यानी कि सर्वोच्च शक्ति है। जैसा कि भारत के संविधान की पहली लाइन में लिखा हुआ है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। भारत की जो सॉवरेंटी है वो न तो राष्ट्रपति के पास है न प्रधानमंत्री के पास है। उसके बावजूद इस देश की जनता को इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। आज देश की जो ज्यादातर जनता है उसे फिल्मों से मतलब है, उसे क्रिकेट की खबरों से मतलब है, उसे फालतू की चीजों से मतलब है। आधी से ज्यादा जनता तो रील में अटकी हुई है और यही वजह है कि ये सब अंधेरगर्दी बड़े ही खुलेआम चल रही है, ये आज से नहीं चल रही है। अभी मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है कि फली एस नरीमन नाम का एक बहुत बड़ा वकील होता था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है और यही वकील था जिसकी वजह से, जिसके 3 साथी और थे जिसकी वजह से कॉलेजियम सिस्टम अस्तित्व में आया था। उसका बेटा था रोहिंटन नरीमन। उसको भी जब प्रमोट किया जा रहा था तो इसी तरीके से नियमों की मनमानी व्याख्या की गई थी। तमाम ऐसे उदाहरण बड़े पड़े हैं। जब इस तरीके से जब किसी को ऊपर लाना होता है तो नियमों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि ये एग्जीक्यूटिव का फैसला है। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव कोई फैसला राष्ट्रहित में लेती है, कोई फैसला देश के भले के लिए लेती है, तो फिर उसको ये असंवैधानिक बताकर खारिज कर देती है। यानी कि अगर इनके फायदे का कोई काम हो रहा है, इनके किसी रिश्तेदार को सरकार की तरफ से फायदा पहुंच रहा है, तो फिर ये सरकार को कह देते हैं कि सरकार ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जब राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए सरकार कोई फैसला लेती है या फिर जुडिशरी में सुधार के लिए कोई फैसला लेती है, उसको ये असंवैधानिक कहकर खारिज कर देती है। पुरानी कहावत है कि चित्त भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। यानी कि अगर हेड आए टेल आए तो दोनों मेरे हैं और बीच में सिक्का अगर खड़ा भी हो गया तब भी वो मेरा है। यही हाल चल रहा है भारत की जुडिशरी का। और इसके पीछे अगर जुडिशरी, ये वकीलों का पूरा जो गैंग है वो जिम्मेदार है या फिर कांग्रेस कम्युनिस्ट इकोसिस्टम जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार इस देश की जनता भी है। क्योंकि जनता इस सब पर आंख बंद करके बैठी हुई है। अभी पिछले 6-7 महीनों से थोड़ा सा जनता के अंदर जागरूकता आ रही है, जनता विरोध कर रही है और उसका असर भी होता हुआ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जज भी ये स्वीकार करने लगे हैं कि सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ जिस तरीके का माहौल है उससे हमें बचकर चलना चाहिए। कपिल सिब्बल जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाते हैं कि माई बाप इस सोशल मीडिया के आतंक से हमें बचाइए, ये हमारी रोज इज्जत उतारते हैं। और ये उतारी क्यों जा रही है, इस पर ये लोग बात नहीं करते।
ये लोग अनैतिक काम करते हैं, कुतर्क करते हैं, हर उस बात पर सवाल उठाते हैं जो जनहित में है, जो समाज के हित में है, जो राष्ट्र के हित में है, जो इस देश की संस्कृति के लिए लाभदायक है। इन लोगों की जो सोच है वो ग्लोबल सिटीजन की है। ये ज्यादातर जो जज होते हैं, कम्युनिस्ट कांग्रेस माइंडेड जो लोग होते हैं, ये अपने आप को भारतीय नहीं मानते, ये अपने आप को इंटरनेशनल मानते हैं और इसीलिए इनका इस देश की संस्कृति के प्रति, इस देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के प्रति कोई अपना दायित्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और यही वजह है कि आए दिन एक से एक जघन्य अपराधी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी आसानी से बरी हो रहा है। दूसरी तरफ जो सामान्य लोग हैं उनके केसेस 30-30, 40-40 साल तक पड़े रहते हैं। बड़ी मुश्किल से उनकी बेगुनाही साबित हो पाती है क्योंकि उनके पास सिब्बल, सिंघवी, दबे, भूषण या जो दातार, इस टाइप के जो करीब दर्जनों वकील हैं, उनको खरीदने की उनकी औकात नहीं है। यानी इस देश में अगर कहा जाए तो वास्तव में न्याय या फैसला बिकता है। आपके पास खरीदने की ताकत होनी चाहिए। आप बेगुनाह हैं तब भी आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वकील को खरीदना पड़ेगा। आप गुनहगार हैं और आपके पास पैसा है, आप बड़ी आसानी से छूट जाएंगे या फिर लालू और केजरीवाल की तरह आप जमानत पर मौज कर सकते हैं। ये इस देश की जुडिशरी की हकीकत है और इसको अगर बदलना है, इसको अगर सुधारना है, इस देश की जनता को जागना पड़ेगा, इस देश की जनता को विरोध करना पड़ेगा और ये जो नकली काले कोट वाले खुदा बन गए हैं, इनको जमीन पर लाना ही पड़ेगा। ये अकेले इसमें जज नहीं है, ये जज और वकील जो दोनों का दोनों ये फ्रेटर्निटी है, जिसे बार एंड बेंच कहा जाता है, ये इस देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है और इसकी बर्बादी को अगर रोकना है तो जनता को ही जागना पड़ेगा। जनता को इनसे सीधे सवाल करने पड़ेंगे और अभी तक जितने सवाल हो रहे हैं उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। हम बार बार आपके इस अदालत में इसी तरीके से इनके जो काले कारनामे हैं उनके केसेस लाते रहेंगे, इनका खुलासा करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और इस देश को बचाने की इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।